जय हिंद प्यारे बच्चों। हमने पिछली वीडियो में हिंदी की मल्हार पुस्तक का पाठ नंबर 10 जिसका नाम है परीक्षा की व्याख्या को समझा। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर और गतिविधि को हल करेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। चलो शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तर की। पहली गतिविधि से पहला प्रश्न देखते हैं मेरी समझ से। आइए अब हम कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। का आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा होगा, उसके सामने तारा बनाइए। पहला, महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं: सादगी, बल, उदारता, नीति कुशलता। तो इसका उत्तर होगा बच्चों नीति कुशलता। दूसरा देखो, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था। इसमें 4 ऑप्शन है: परमात्मा की याद, बदनामी का भय, राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, 40 वर्ष की नौकरी पूरी हो जाना। तो इसका उत्तर है दूसरा, राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना। ठीक है बच्चों। अब देखो खा, अब अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तरी क्यों चुने। इसका उत्तर होगा दीवान सुजान सिंह की नीति कुशलता और बढ़ती उम्र के कारण। तो आप उत्तर लिखेंगे दीवान की नीति कुशलता। और बढ़ती उम्र के कारण हमने ये प्रश्न को नहीं, क्योंकि दीवान साहब ने कहा था कि अब मैं नहीं चाहता कि मेरे इस उम्र पे आने पर कि मेरी सेवा में कोई दाग लगे। ठीक है बच्चों। तो अगला देखते हैं शीर्षक का। आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। तो इसका उत्तर दिया होगा कि पूरी कहानी जो है वो परीक्षा पर आधारित है। पहला आएगा परीक्षा पर आधारित, परीक्षा पर आधारित। ठीक है बच्चों। और दूसरा होगा कि उम्मीदवारों की गुणवत्ता की जांच करना था। तो जो दूसरा ऑप्शन में लिख सकते हो आप, उम्मीदवारों की गुणवत्ता की जांच करना था। ठीक है। आप इसमें तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि किताबी ज्ञान न देखकर उम्मीदवारों के अंदर दया, मानवता, साहस, उदारता, धैर्य आदि की परीक्षा भी लेना था। तो इसलिए ईश्वर प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम परीक्षा रखा होगा। ठीक है बच्चों। खा देखो, यदि आपको इस कहानी को अन्य कोई नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। तो बच्चों इसका नाम आप दे सकते हैं सच्ची कसौटी। सच्ची कसौटी। ठीक है बच्चों। ये और साहस और उदारता की परीक्षा, दूसरा नाम दे सकते हो आप साहस और उदारता की परीक्षा। उदारता की परीक्षा इसलिए नाम रखा, आप इसलिए उत्तर रखोगे, मतलब उत्तर दोगे कि इसका नाम हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें पूरी कहानी में हमेशा किसी न किसी की परीक्षा ली जा रही है। उदारता की कसौटी साहस और धैर्य की बात की जा रही है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखो, पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। कहानी में से चुनकर यह कुछ पंक्तियां दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ साथ आत्मबल
हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो हैं वो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो हम इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इस पूरी कहानी में, पूरी परीक्षा कहानी में मनुष्य के अंदर उस की परीक्षा ली जा रही थी, उन उम्मीदवारों की परीक्षा ली जा रही थी जिनके हृदय में दया हो, करुणा हो, दूसरों की मदद करने की भावना हो, साहस हो, उदारता हो, ठीक है बच्चों, और आत्मबल हो, और मतलब मुसीबत आने पर उसका वीरता के से सामना कर सके। ऐसे मनुष्य इस संसार में बहुत ही कम होते हैं, मतलब देखने में बहुत ही कम मिलते हैं, विरल ही मिलते हैं, और जो मिलते हैं उनके अंदर उन्हें अपने जीवन में कीर्ति, यश, सम्मान सब कुछ मिलता है। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर ये होगा। आगे देखो, सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए। कहानी को एक बार पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आपने अगर कहानी ध्यान से पढ़ ली होगी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पढ़ी तो आप एक बार फिर पुनः इस कहानी को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखो देखो, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए। तो नौकरी की चाह में जो लोग आए थे या उम्मीदवार आए थे, उम्मीदवारों ने सबसे पहले अपनी आदतों को बदला। इसका पहला ऑप्शन होगा, अपनी आदतों को बदला। ठीक है बच्चों, और दूसरा होगा कि उन्होंने के व्यवहार, सोच व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, दूसरों की मदद करने की भावना दिखाई दी। ठीक है, और कुछ लोग किताबें पढ़ने में व्यस्त हो गए। ठीक है, चौथा पॉइंट होगा दिखावा, दिखावा करने लगे। ठीक है, जैसे वो थे वैसे ना होकर वो अच्छा बनने का दिखावा करने लगे। ठीक है बच्चों, इसके ये उत्तर लिख लेंगे। आगे देखो, खा, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई। तो इसमें आएंगे, किसान की सूरत देखते ही खिलाड़ी को पता चल गया कि किसान को मदद की जरूरत है। तो क्या पता चला, किसान को मदद की जरूरत है। ठीक है बच्चों, गा देखो, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्षा। किन की आंखों में सत्कार था और किन की आंखों में ईर्षा थी, और क्यों। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर होगा ठीक कि पंडित जानकीनाथ को दीवान के पद पर जब चुन लिया गया, तो जो वहाँ के कर्मचारी थे, उस राज्य के कर्मचारी और रईस थे, उनकी आंखों में क्या था, सत्कार था। ठीक है, कौन के कर्मचारी और वहाँ के रईस। ठीक है बेटा, और दूसरा ये होगा कि जो उम्मीदवार आए थे वहाँ पर दीवानी के पद पर, वो जो हार गए या उनको चुना नहीं गया, तो उनकी आंखों में जानकीनाथ के प्रति ईर्ष्या का भाव था। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो हार गए थे, उनका चुनाव नहीं हो सका था, वो नियुक्त दीवान के पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। इसका उत्तर बेटा ये होगा। ठीक है, अब देखो आगे आप प्रश्न, खोजबीन से कहानी में से वे वाक्य खोज कर लिखे जिनसे पता चले कि शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। ठीक है बच्चों, तो इसमें का उत्तर होगा, युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। जब किसान की तरफ को गौर से देखा तो युवक के मन में संदेह हो गया कि यह जो किसान है, जो बूढ़ा किसान है, वो सुजान सिंह हो सकता है। कौन हो सकता है, सुजान सिंह। ठीक है, तो इसका एक इसलिए अंदाजा लगाया क्योंकि उसकी एक आवाज़ भी मिलती थी, और उसका चेहरा और मोहरा, मतलब शारीरिक बनावट भी दीवान जैसी थी, यानी कि सुजान सिंह की जैसी थी। ठीक है, देखो, नौकरी के लिए आए लोग किस तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। तो इसका उत्तर ये है कि उम्मीदवार समझ गए थे कि 1 महीने का झंझट है, मतलब 1 महीना दिखावा करना है, 1 महीने की बात है कि फिर हम अगर हमारा चयन दीवान के पद पर हो जाता है तो हमारे सारे संकट मुसीबत
दूर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, और हमें नौकरी मिल जाएगी। नौकरी यानी कि दीवान का पद, ठीक है। तो इसलिए हर जो भी उम्मीदवार आया था वो नौकरी पा लेना चाहता था। आगे देखो अगला प्रश्न, कहानी की रचना। लोग पसीनों से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। इन वाक्यों को पढ़कर आंखों के सामने थकान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगता है। यह चित्रात्मक भाषा है। ध्यान दोगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेषताएं या विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। कहानी को एक बार ध्यान से पढ़िए। आपको इस कहानी में और कौन कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही हैं, अपने समूह में मिलकर उनकी सूची बनाइए, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमें इसकी विशेषता बतानी, इस कहानी की, या ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको इसकी विशेषता बताने में मदद करती है, इसकी कहानी की विशेषता। तो इसमें पहला तो दे दिया उन्होंने कि चित्रात्मकता भाषा, ठीक है बच्चों, चित्रात्मक भाषा की भाषा इसकी ऐसे लग रही थी जैसे सजीव भाषा हो, और जो भी जैसे लेखक ने इस कहानी को अपने शब्दों में पिरोया है, एकदम सरल और सहज शब्दों में, जो आसानी से लोगों की समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरा इसका होगा संवादों की सार्थकता। जो संवाद है, संवाद मतलब आपस में बातचीत होती है, जो जैसे सुजान की या फिर जो खिलाड़ी आई हैं उनकी या उम्मीदवारों की, तो उनके बीच जो बातचीत होती है उन्हें संवाद बोलते हैं। तो इसमें संवादों की सार्थकता थी। सार्थकता इसलिए क्योंकि जैसे ऐसे लगता था जैसे जो संवाद है वो स्वाभाविक है और समय के अनुसार बुने गए हैं, समय के अनुसार बोले गए हैं, ठीक है। और तीसरा होगा पात्रों की भूमिका। जो पात्र है इसमें, जैसे इसमें किसान हो गया, या ना राजा दीवान, जो राजा हो गए, और दीवान सुजान सिंह हो गए, खिलाड़ी हो गए, तो उम्मीदवार हो गए। तो उनमें जो आपस में बात, जो उनके जो पात्र हैं, तो उन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है। और पात्रों का मानसिक और भावनात्मक तरीके से चित्रण किया गया है, ठीक है। अगला हो सकता है इसमें नैतिकता। इस कहानी में क्या है? नैतिकता। ये कहानी हमें एक सीख देती है, ठीक है, नैतिकता का संदेश देती है। और चौथा हो जाएगा इसमें पुरानी और आधुनिक सोच में टकरावट। पुरानी और आधुनिक सोच में टकरावट इसलिए है क्योंकि जो वहाँ के जो लोग थे वो पुराने तरीके से रहते थे और पुराने कपड़े पहनते थे। मतलब पुराने का मतलब है पुराने रीति रिवाजों से बने वो जो कपड़े होते थे पुराने रीति रिवाजों में, उन कपड़ों को पहनते थे और पुराने खेल खेलते थे, जैसे शतरंज हुआ, ठीक है, इस तरह के खेल खेलते थे। लेकिन जो नए आधुनिक थे वो आधुनिकता से जुड़े हुए थे और आधुनिक कपड़े पहनते थे, मॉडर्न कपड़े जिसे आप कह सकते हो। और जो उनके खेल थे वो हॉकी थे, आधुनिक वाले खेल थे, ठीक है। इसमें आधुनिक और या पुरानी और आधुनिक सोच की टकरावट दिखाई देती है, ठीक है बच्चों। आगे देखो अगला प्रश्न, समस्या और समाधान। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उसके समाधान भी हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए। जैसे महाराज के सामने क्या समस्या थी, उनको इसका क्या समाधान खोजा। तो इसमें हम उत्तर देंगे कि महाराज के सामने दीवान को चुनने की समस्या थी, ठीक है, दीवान को चुनने की समस्या कि मैं किसको अपना दीवान नियुक्त करूंगा। तो इसका समाधान ये होगा कि यह जिम्मेदारी दीवान सुजान सिंह ने, मतलब यह जिम्मेदारी जो दीवान थे सुजान सिंह उनको दे दी गई। इसका समाधान ये होगा। देखो दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो दीवान के सामने योग्य उम्मीदवार का चुनाव करने की समस्या थी, ठीक है। क्या समस्या थी? योग्य उम्मीदवार का चुनाव करने की समस्या। और योग्य इसका समाधान था, उन्होंने अपने
गुण और अनुभव से, गुण और अनुभव से, अनुभव से योग्य उम्मीदवार का चुनाव किया। ठीक है बच्चों। तीसरा देखो, नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो नौकरी मतलब नौकरी के लिए आए लोगों की समस्या थी कि उनका जो चुनाव है दीवान के पद पर हो जाए, दीवान के पद पर हो जाए। ठीक है। और उनका क्या समाधान निकाला, उन्होंने उसका समाधान निकाला अपने आचरण में आचरण और व्यवहार में बदलाव किया, आचरण और व्यवहार में बदलाव किया। ठीक है, जिससे वो अपनी योग्यता को दिखा सके। अब आगे देखो, मन के भाव हैं अगली एक्टिविटी। स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, जैसे स्वार्थ, मद, उदारता, वात्सल्य। ये सभी नाम है, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुएं या व्यक्तियों या जगहों के नाम नहीं है। ये सभी शब्द मन के भावों के नाम है। अपनी कहानी में ऐसे ही अन्य नामों को खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखे। तो बेटा ये क्या है, सारे के सारे, जैसे स्वार्थ, मद, उदारता, वात्सल्य, ये सारे के सारे क्या हैं, भाव। तो अगला देखो, हमने ऐसे एक्टिविटी में हमें पूरा करना भावों के नाम लिखने जो हमारे मन में हमेशा रहते हैं। ठीक है, आते जाते रहते हैं हमारे मन में, उन भावों को यहाँ पर लिखना है। तो इसमें पहला तो था जो बताया स्वार्थ। ठीक है, फिर दया, साहस, सत्कार, ईर्ष्या। ठीक है बच्चों, आत्मबल, उदारता, आशा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं बेटा। सहानुभूति भी लिख सकते हो आप, सहानुभूति। ठीक है, आशा, ये क्या है, भाव है, मन के भाव। आगे देखो, अगला अभिनय। कहानी में युवक और किसान की बातचीत संवादों के रूप में दी गई है। यह भी बताया गया है कि उन दोनों ने ये बातें कैसे बोली। अपने समूह के साथ मिलकर तैयारी कीजिए और अपनी कहानी के इस भाग को कक्षा में अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। प्रत्येक समूह में अभिनेता या अभिनेत्री कक्षा में सामने आएंगे और एक एक संवाद अभिनय के साथ बोलकर करेंगे। बच्चों, यह आपको कक्षा में ये एक्टिविटी आपको करनी है। आप जो किसान हैं, किसान इसमें कुछ बच्चे, कोई बच्चा किसान बनेगा, कोई बच्चा खिलाड़ी बनेगा, वो उनके संवादों को याद करेगा। और फिर एक अभिनय मतलब जैसे रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, उस तरह से आप क्लास में अभिनय करोगे एक समूह में। ठीक है, अपने दोस्तों की, अपने शिक्षक की भी आप इसमें मदद ले सकते हो। ठीक बच्चों, इसे आप इस एक्टिविटी को आप स्वयं करेंगे। अगर देखो, विपरीतार्थक शब्द मतलब विपरीत, विलोम शब्द। ठीक है बच्चों, इसका मतलब विलोम शब्द। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक। कम मतलब कम का विपरीत हुआ विलोम हुआ अधिक। इस प्रकार के कुछ विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं है। रेखा खींचकर विपरीतार्थक शब्दों के सही जोड़े बनाइए। ठीक है बेटा, यहाँ पर मिलान करना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में। ठीक है, तो आओ मिलान करते हैं। जैसे आना का हो जाएगा बेटा, इसमें साथ में जाना। ठीक है, गुण का हो जाएगा दूसरे का 4 अवगुण। ठीक है, आदर का हो जाएगा अनादर। ठीक है, तीसरे का 9वां। और स्वस्थ का हो जाएगा अस्वस्थ 5वां, चौथे का 5वां। कम का हो जाएगा अधिक, 5वें का 6ठा। ठीक है बेटा, दयालु का हो जाएगा निर्दयी, 6ठे का
पहला। ठीक है, योग्य योग्य का हो जाएगा अयोग्य, सातवें का आठवां। हार का हो जाएगा जीत, आठवें का तीसरा। ऐसे ही आशा का हो जाएगा निराशा, तो इसका हो जाएगा दूसरा, आशा निराशा। इस तरह से आप इसका मिलान कर लोगे, अपनी कॉपी उत्तर पुस्तिका में लिख लोगे। अगला देखो, कहावत। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, ये कहावत है, ये वाक्य कहावत है। इसका अर्थ है कि कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है। ऐसे ही एक और कहावत है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जो परिश्रम करता है, कठिन कार्य करता है, मेहनत करता है, उसको उसका सफलता या उसका फल जरूर मिलता है। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आपके घर और पास पड़ोस में भी लोग अनेक कहावतों का उपयोग करते होंगे, मतलब बोलते होंगे कहावतें। जैसे आपके बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, मम्मी पापा, आपने सुना होगा कहावतें बोलते हुए। ठीक है, उसी की बात की जा रही है। नीचे कुछ कहावतें और उनके भावार्थ दिए गए हैं। आप इन कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ कहावतें दी गई हैं, हमें ये क्या करना है, इसे हमें कहानी से जोड़ना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो, पहली कहावत है, अर्जल गगरी छलकत जाए, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका दिखावा करता है। तो इसका उत्तर होगा कि हम कहानी से अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा कि उम्मीदवार अपने बाहरी आचरण और दिखावे को बदलकर स्वयं को योग्य साबित करना चाहते थे। ठीक है, जो उम्मीदवार थे वो अपने बाहरी दिखावे के साथ, वो कम, ठीक है, कम योग्यता के साथ, अपने बाहरी दिखावे के साथ पद पाना चाहते थे, दीवान का पद पाना चाहते थे। ठीक है, इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, वास्तव में उनके पास वह योग्यता नहीं थी। ठीक है ना, ठीक है, वो योग्यता का दिखावा कर रहे थे, ज्ञान का दिखावा कर रहे थे, लेकिन वास्तव में उनके पास वो ज्ञान, उतना ज्ञान और योग्यता नहीं थी। इस कहानी में हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। अब देखो दूसरा, अपछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका भावार्थ है, अर्थ है, समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, उम्मीदवार ने भारी दिखावे पर ध्यान दिया। जो उम्मीदवार थे, ठीक है, उन्होंने भारी दिखावे पर ध्यान दिया। किस पर? बाहरी दिखावे पर। जब चुनाव का समय आया या दिन आया तो उनको चुना नहीं गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने गलत किया है, जो जैसे वो वास्तव में हैं वैसे नहीं थे। ठीक है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। एक अनार 100 बीमार, कोई ऐसी एक चीज जिसको चाहने वाले अनेक हो। जैसे यहाँ पर उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवार दीवान का पद चाहना चाहते, जितने भी उम्मीदवार आए थे दीवान के पद के लिए आए थे। ठीक है, और लेकिन नियुक्ति एक की हो सकती थी। ठीक है, चयन, नियुक्ति या चयन सिर्फ एक का ही हो सकता था। तो इसके लिए हम यहाँ पर सटीक, ये कहावत यहाँ पर सटीक बैठती है कि एक अनार 100 बीमार। ठीक है, अगला देखो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, तो कई उम्मीदवार बड़े बड़े वादे करते थे। इसमें क्या लिखेंगे कि हम इसमें कई उम्मीदवार बड़े बड़े वादे करते थे, लेकिन जब समय आया तो कोई भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हुआ। कि योग्य उम्मीदवार का चयन करने का जो समय आया तो उस पर वो कोई खरा नहीं उतरा। तो इसमें हम इससे जोड़ सकते हैं, ये कहावत यहाँ पर ठीक बैठती है। अगला देखो, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो इसका उत्तर होगा, हाँ, जो जानकी नाथ थे, तो उन्होंने किसान की मदद करने की इच्छा जताई। ठीक है, और उन्होंने अपने आत्मबल से और मेहनत, साहस से, आत्मबल और साहस से किसान की मदद की और उसकी गाड़ी को कीचड़ से निकाल दिया। किसकी गाड़ी को? किसान की गाड़ी को। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जहाँ चाह वहाँ रहा। या ऐसे भी हम इससे भी जोड़ सकते हैं कि दीवान सुजान सिंह ने योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना चाहा तो उन्होंने उसकी परीक्षा ली, तो उन्होंने अपनी इच्छा जताई, तो उन्होंने अपनी परीक्षा से, अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से
एक अच्छे योग्य उम्मीदवार का चयन किया। तो इसका उत्तर ये भी, यहाँ भी ये कहावत सटीक बैठती है। देखो संकेत, विज्ञापन में तो एक नौकरी की बात कही गई थी लेकिन उम्मीदवार आ गए हजार, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। ठीक है बच्चों, आगे पाठ से आगे, अनुमान या कल्पना से, अनुमान या कल्पना से। इसमें का दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा, आपको ऐसा क्यों लगता है? जो नौकरी में का जो विज्ञापन है वो दीवान सुजान सिंह और महाराजा ने मिलकर निकलवाया होगा, क्योंकि उन्हें एक योग्य उम्मीदवार का चयन करना था। ठीक है, जो दीवान के पद पर सुशोभित हो सके, उस पद का निर्वहन वो सही तरीके से कर सके, इसलिए। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया? क्योंकि इसमें योग्यता में पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं थी। इस नौकरी की योग्यता के लिए, मतलब दीवान के पद के लिए, ठीक है, दीवान के पद के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं थी। बस उम्मीदवार के अंदर साहस, दया, उदारता आदि होना चाहिए, जिससे पूरे देश में इस विज्ञापन ने तहलका मचा दिया। इसका उत्तर ये होगा बेटा। आगे देखो, विज्ञापन। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। ठीक है, कहानी में इस विज्ञापन की सामग्री को पढ़िए। इसके बाद अपने समूह में मिलकर इस विज्ञापन को अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए बनाइए। किसी में विज्ञापन तैयार करना है, ठीक है। पहले विज्ञापन तैयार करने के लिए सबसे पहले बेटा बॉक्स बनाना होता है। बॉक्स के अंदर हमें उसमें ये पहले संकेत पढ़ लो आप। विज्ञापन बनाने के लिए आप एक चौकोर कागज पर हाशिया बनाएं। इसके बाद इस हाशिए के भीतर के खाली स्थान पर सुंदर लिखाई, चित्रों, रंगों आदि की सहायता से सभी आवश्यक जानकारी लिख दीजिए। आप बिना रंगों या चित्रों के भी विज्ञापन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम रंग के माध्यम से ही या चित्रों के माध्यम से विज्ञापन तैयार करें, लेकिन हम इसके बिना भी बना सकते हैं। तो कहानी में इस विज्ञापन की सामग्री को क्या नौकरी के लिए एक इश्तेहार मतलब विज्ञापन निकाला, तो हमें नौकरी का विज्ञापन देना है कि ठीक है, आप सबसे बीच में नौकरी की जरूरत है। अयोग्य उम्मीदवार के लिए जो भी जरूरतें हैं वो बतानी है आपको एक एक करके। ठीक है बच्चों, जैसे शैक्षणिक या डिग्री की आवश्यकता नहीं है, शैक्षणिक शिक्षा की जरूरत नहीं है। ठीक है, योग्य उम्मीदवार के लिए आत्मविश्वास, दया, उदारता, ये सब भाव होने चाहिए। ठीक है, दूसरों की मदद करने की भावना। इस तरह से आप इसमें भी एक एक करके लाइन लिखोगे, ज़्यादा नहीं लिखना, मतलब 30 से 40 शब्द में इस विज्ञापन को तैयार करना। फिर आपका इसमें पता आ जाएगा, फिर आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, जहाँ पर पता करना है, कॉन्टैक्ट करना है। इस तरह से आप एक अच्छा विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। ठीक, आगे देखो, आपने भी अपने आसपास दीवारों पर, समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में, मोबाइल फोन या दूरदर्शन पर अनेक विज्ञापन देखे होंगे। अपने किसी मनपसंद विज्ञापन को याद कीजिए। आपको वह अच्छा क्यों लगता है, सोचकर अपने समूह में बताइए। अपने समूह के बिंदुओं को लिख लीजिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा टीवी पे देखते हो, ठीक है, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आप टीवी पर ऐड देखते हो, रेडियो में ऐड सुनते हो, इंटरनेट पर जब आप मोबाइल या कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से कुछ अपना काम कर रहे होते हैं, तो बीच बीच में आप वो ऐड आते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा विज्ञापन अच्छा लगा। ठीक है, आपका अपने मनपसंद विज्ञापन
जो भी आपको अच्छा लगा तो बताना कि क्यों अच्छा लगा। उसके चित्रों के माध्यम से अच्छा लगा, उसके प्रस्तुत करना किस तरह से उसने प्रस्तुत किया उसका वो अच्छा लगा। ठीक है, उसमें कलरों का या किसका वाक्यों का या जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनकी पूरी जानकारी दी गई। इस तरह से आप इसका उत्तर लिखोगे। ठीक है बच्चों। कार्य को विज्ञापनों से लाभ होते हैं, हानि होती है या दोनों, अपने समूह में चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु लिखकर कक्षा में साझा कीजिए। चलो इसमें आप अपने कक्षा समूह में चर्चा करना, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा कि जो विज्ञापन होते हैं, कभी कभी विज्ञापन इतने अच्छे होते हैं कि हमें सही जानकारी भी मिल जाती है, वस्तु के बारे में जानकारी सही मिलती है। ठीक है, हम वस्तु खरीदने में या पहचानने में हमें आसानी हो जाती है, जो हमें चीज़ खरीदनी चाहिए उपभोक्ता को उसके बारे में सटीक जानकारी मिल जाती है। ठीक है, विज्ञापन के माध्यम से। और कभी कभी ऐसा होता है हानि में कि हम भ्रमक हो जाते हैं, विज्ञापन में बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जाती है जिससे हम जो अनावश्यक वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं। ठीक है, इसकी हानियाँ ये होंगी। ठीक है बच्चों, आगे देखो, आगे की कहानी। परीक्षा कहानी जहाँ समाप्त होती है उसके आगे क्या हुआ होगा, आगे की कहानी अपनी कल्पना से बनाइए कि आपको अब आगे की कहानी बनानी है कि जो विज्ञापन उसमें कहानी में सुजान सिंह की जगह नए दीवान को नियुक्त कर दिया गया होगा। उसने अपने साहस, बुद्धि, विवेक और दया भावना से उस राज्य की सेवा की होगी। तो इस तरह से आप उस कहानी को बनाकर आगे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखो आपकी बात। यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्तियों को कैसे चुनते? आप इसका उत्तर इस तरह से लिखना, व्यक्ति के अंदर क्या कौन कौन से गुण देखते? उदारता, दया, मदद करने की भावना, ठीक है, सहयोग, ठीक है, और अच्छे गुण, अच्छे विचार। इस तरह से हम सब चीज को देखते जिससे हम एक योग्य उम्मीदवार का चयन कर पाते। ठीक है, इस तरह से आप इसका उत्तर लिखें। कार्य को, यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप उसे कैसे चुनेंगे? उसमें किन किन गुणों को देखेंगे? गुणों की परख के लिए क्या क्या करेंगे? तो अगर तुम्हें क्लास का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहले देखोगे उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, नेतृत्व करने की भावना होनी चाहिए, अच्छा नेतृत्व कर सके या नेतृत्व का गुण। ठीक है, दया होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। ठीक है, और कक्षा को अच्छी तरह से संभाल सके। ठीक है, आप इस तरह से उन चीज़ों को देखेंगे एक मॉनिटर के अंदर, तब जाकर उसका चुनाव करेंगे। अगला देखो, नया पुराना। कोई नई फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें लोग नए फैशन या पुरानी चलन कहकर दो भागों में बांट देते हैं। जो वस्तुएं आपके माता पिता या दादा दादी के लिए नई हो या हो सकती हैं, वे आपके लिए पुरानी हो, या जो उनके लिए पुरानी हो वे आपके लिए नहीं हो। अपने परिवार या परिजनों से चर्चा करके नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हो, पहला इसमें स्मार्ट घड़ी जो आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्या लिखोगे? स्मार्ट घड़ी। और वो पुरानी घड़ी आपके पिताजी के लिए नहीं हो सकती है। परिवार के अगले, और दूसरा देखो यहाँ पर, दूसरा होगा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन आपके लिए नया है। ठीक है, और टेलीविज़न आपके मम्मी पापा के लिए या फिर दादा दादी के लिए नया है। ठीक है, ये लेकिन वो आपके लिए पुराना है, ये उनके लिए नया है। ऐसे ही
परिवार के बड़ों के लिए नई वस्तु हो सकती है, जैसे दीवार घड़ी, ठीक है। और परिवार के लिए बड़ी वस्तु, पुरानी वस्तु होती है, जैसे दिशा सूचक यंत्र, जिससे दिशा का पता लगा सके और समय का पता लगा सकते थे, दिशा और समय सूचक यंत्र, ठीक है। और इसमें ये कह सकते हैं परिवार के बड़ों के लिए नई चीज़ें हो सकती है, टेलीविज़न, और उनके लिए पुरानी हो सकती है रेडियो, ठीक है। रेडियो बहुत पुरानी है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया स्मार्ट घड़ी आपके लिए नहीं है, और आपके लिए पुरानी घड़ी, ठीक है, वो पुरानी हो सकती है। स्मार्टफोन आपके लिए नया है, टेलीविज़न आपके लिए पुराना हो सकता है, ठीक है। आपके पिताजी के लिए ये दीवार घड़ी नई हो सकती है, दिशा सूचक या समय सूचक यंत्र पुराना हो सकता है, ठीक है। टेलीविज़न उनके लिए नया हो सकता है, और आपके लिए मतलब रेडियो उनके लिए पुराने हो सकते हैं। इस तरह से आप इनको उत्तर देंगे। ऐसे ही आप अपने परिवार से बात करेंगे तो इनके और उत्तर निकल आएंगे। आगे देखो बेटा, वाद विवाद। आपस में आगे का खेल हो जाए, यह भी तो आखिर एक विद्या है। क्या आगे जैसा खेल भी विद्या है? इस विषय पर कक्षा के लिए एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसमें आयोजित करने के लिए कुछ सुझाव आगे दिए गए हैं। कक्षा में पहले कुछ समूह बनाइए, फिर पर्ची निकालकर निर्धारित कर लीजिए कि कौन समूह पक्ष में बोलेगा, कौन विपक्ष में बोलेगा। आधे समूह इसके पक्ष में तर्क देंगे, आधा समूह इसके विपक्ष में तर्क देगा। सभी समूहों को बोलने के लिए 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा। ध्यान रखें कि प्रत्येक समूह का प्रत्येक सदस्य चर्चा करे, तर्क देने के लिए कार्य में भाग ले, मतलब सभी की भागीदारी अनिवार्य हो। तो आपको बेटा ये गतिविधि कक्षा में करनी है, पर्ची बनानी है, ठीक है। उसमें हॉकी एक खेल है, ठीक है, लेकिन ये एक विद्या भी है, ठीक है। इसके ऊपर आपको कि खेल है या विद्या है, इस पर वाद विवाद करना है, ठीक है। पक्ष में उत्तर देने कि हाँ ये खेल है, नई टेक्निक से इसको खेला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये विद्या नहीं है, इसमें नया कुछ ऐसा कुछ सीखने को नहीं होता, ठीक है। इस तरह से आप अपने तर्क पक्ष और विपक्ष में देने हैं। आप एक समूह बना लीजिए ना, और आपस में क्लास में इस पर पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है कक्षा की, और इसमें शिक्षक की मदद जरूर लीजिएगा आप। आगे देखो, अच्छाई और दिखावा। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है, जिससे उनका स्वार्थ पूरा हो जाए। आज के समय में हमें स्वार्थी लोग और ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अपने समूह में लिमिट पर चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, संकेत जैसे मेहनत करना, कसरत करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना आदि। दूसरों को व्यक्ति दिखाने के लिए मेहनत करता है, ठीक है, कड़ी मेहनत करके दिखाता है कि मैं बहुत मेहनती व्यक्ति हूँ। अच्छे कपड़े पहनता है, ठीक है बच्चों, अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, मदद करना लोगों की दिखावे के लिए कि मैं बहुत हेल्पफुल व्यक्ति हूँ, ठीक है, दूसरों का सम्मान करना, ठीक है, ये सब दिखावे के लिए व्यक्ति करता है, वास्तव में होता नहीं है ऐसा, ठीक है। और देखो क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं के अच्छा होने में कोई अंतर है? कैसे? बिल्कुल, स्वयं को अच्छा दिखाने में ये बाहरी दिखावा है। जो स्वयं को अच्छा दिखाते हैं तो वो क्या है, ये क्या है, बाहरी दिखावा। आप क्या लिखोगे? बाहरी दिखावा, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जबकि स्वयं का अच्छा होना यह एक आंतरिक गुण है, ठीक है बेटा, ये क्या है, आंतरिक गुण, जिसमें जो व्यक्ति स्वभाव से ही अच्छा होता है, तो उसका स्वभाव ही निर्धारित करता है कि वह व्यक्ति अच्छा है, वो दिखावा नहीं करता, ठीक है बेटा। इसका उत्तर ये होगा। अगला देखो, कोट उतार डाला। कोट एक परिधान का नाम है, मतलब पहनने की वस्तु, ठीक है। कुछ अन्य परिधानों के नाम और चित्र नीचे दिए गए हैं। परिधानों के नामों को इनके सही चित्रों के साथ मिलाइए
इन्हें आपके घर में और क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर है बेटे 3 चित्र, अगले पेज में भी होंगे। जैसे यहाँ पर इसको मैं पहले मिला, इसको दुपट्टा बोला जाता है, ठीक है। दुपट्टे को हमारे यहाँ पर और क्या बोलते हैं, ओढ़नी, चुन्नी, ठीक है, ये बोलते हैं, या चुंदड़ी, इस तरह से बोल देते हैं, ठीक है। अगला इसे देखो, ये हो गया गमछा, ठीक है, इसे गमछा बोलते हैं, गमोच्छा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उत्तर भारत में इसको अंगोछा भी कहा जाता है, ठीक है भाई। और इसको कुछ जगह तौलिया भी बोला जाता है। आगे देखो, अब आगे तीसरा लहंगा। लहंगे को क्या क्या बोला जाता है, लहंगे को घाघरा, ठीक है। आपके वहाँ पर क्या बोला जाएगा, आप इसको लिखना पड़ेगा। आगे देखो, ये हो गया धोती। धोती को आपके वहाँ पर क्या बोला जाता है, ठीक है बेटा। जैसे धोती को लुंगी बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। और धोतरा बोल देते हैं, ये धोतरा ना महाराष्ट्र में बोला जाता है, ठीक है। और लुंगी दक्षिण भारत में बोली जाती है। आगे देखो, ये है फिरन, ठीक है। फिरन ये मुख्य रूप से कश्मीर में मिलता है बेटा, कश्मीरी पहने जाने वाला परिधान है ये, ठीक है। तो इसको हम फिरन को कश्मीरी फिरन बोल सकते हैं, कश्मीरी फिरन, ठीक। आगे देखो, ये हो गया अचकन, ठीक है। अचकन को हम जैसे अचकन और शेरवानी में थोड़ी समानता है, तो हम आमतौर पर इसको शेरवानी भी बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर जो शेरवानी होती है वो सजी धजी और लंबी होती है, ठीक है। कुछ लोग अचकन और शेरवानी को एक दूसरे का पर्याय के रूप में भी देखते हैं, ठीक है। इसको हम चोगा बोल देते हैं, चोगा, चोगा, ठीक है। अचकन के कुछ स्थान पर चोगा भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया पगड़ी। पगड़ी को हम साफा बोल देते हैं, ठीक है। ये साफा राजस्थान में बोला जाता है, ठीक है। पग बोल देते हैं, ये पग पंजाब में बोला जाता है, ठीक है। ये मुंडास बोल देते हैं, ये मुंडास गुजरात में बोला जाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, आपकी परीक्षा। हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते और देते हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर कुछ परीक्षाओं के उदाहरण बताइए। यह भी बताइए कि किसने कब और कैसे क्यों वह परीक्षा ली। संकेत, जैसे किसी को विश्वास दिलाने के लिए अपने सामने साइकिल चलाकर दिखाना, स्कूल या घर पर कोई परीक्षा देना, किसी को किसी काम की चुनौती देना आदि। जैसे आप अपने दोस्त, क्लास के दोस्तों में आप शर्त लगा लेते हो कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, ठीक है। और अपने घर में अपने छोटे भाई बहन से बोल देते हो कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, विश्वास दिला देते हो, ठीक है। इस तरह से आपको एक उदाहरण देना, कब और कैसे आपने यह काम किया था, विश्वास दिलाया था, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, ठीक है बच्चों। मैंने आपको आइडिया दे दिया है। आज की पहेली। अगला देखो, आज आपकी एक रोचक परीक्षा है। यहाँ दिए गए चित्र एक जैसे हैं या भिन्न है। ये चित्र दिए गए हैं, इनको आपको देखना है कि एक जैसे हैं या भिन्न, इनमें कोई अंतर है। इन चित्रों में कुछ अंतर है, देखते हैं आप कितने अंतर कितनी जल्दी खोज पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटे चित्र दिए गए हैं, ठीक है। इन चित्रों में आपको अंतर दिखाना है।
देखो पहला अंतर ये रहा, यहाँ पर रेड लाइट है, रेड निशान बना हुआ है, यहाँ पर रेड नहीं है, ठीक है। दूसरा थैला, ये थैला छोटा है, यहाँ पर बड़ा है। तीसरा ये रहा, इस जानवर का मुंह इस साइड है, इसका इधर है, ठीक है बच्चों। एक क्या गया खिड़की, यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर छोटी है, ठीक है बेटे। पांचवा ये रहा बेटा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ये इधर 5 पेड़ हैं, यहाँ पर 4 पेड़ हैं, ठीक है। एक अंतर यहाँ पर है। अब आप देखो कहाँ पर और एक अंतर और मिलता है, तो देखो बताओ कहाँ पर होगा, जल्दी देखो। देखो बच्चों एक अंतर यहाँ पर ये रहा, ठीक है। यहाँ पर रिबन है, यहाँ पर रिबन नहीं है, तो यहाँ पर आपको रिबन मिलेगा, यहाँ पर रिबन नहीं है। देखो अम्मा के हाथों में रेड कलर की चूड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर इनकी दूसरे कलर की चूड़ियाँ हैं। मम्मा के गले में चैन नहीं है, यहाँ पर चैन है, ठीक है बच्चों। एक अंतर यहाँ हो जाएगा कि ये अलग हैगा, ये लाइट रेड लाइट खंभा और ये इस पेड़ के साथ में है, ठीक है बच्चों। बेटा एक यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर पेड़ नहीं है, ठीक है। वो कितने अंतर हो गए टोटल, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10, ठीक है बच्चों। आई होप तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं जरोके से। पार्ट में दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से आप एक और कहानी पढ़ेंगे। जो शुरुआत में कोड दिया देता है ना, आप पार्ट के शुरुआत में उसे स्कैन करेंगे। इस कहानी में आपको एक कहानी मिलेगी वहाँ पर। इस कहानी में कोई किसी की परीक्षा ले रहा है। यह कहानी हमारे देश में बहुत होनहार बालक और उसके गुरु चाणक्य के बारे में इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो आपको बेटा वो कहानी पढ़नी है, वह भी परीक्षा पर ही आधारित है, ठीक है। खोजबीन के लिए पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड की सहायता से आप प्रेमचंद के बारे में और जान समझ सकते हैं, साथ ही उनके अन्य कहानियों का भी आनंद उठा सकते हैं। वहाँ पर कोड में प्रेमचंद की और कहानियाँ आपको मिल जाएगी। ईदगाह, नादान और 2 बैलों की कथा, ठीक है, आप इनको पढ़िए, ठीक है। और प्रेमचंद जिन्होंने कहानी लिखी है उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आपको जय हिंद।